जमी आसमां खेलते हैं। इसमें खेलना क्या है भरत? हम आसमां तुम जमी। सो स्वीट इंदिका, यू आर सो स्मार्ट। भरत, तुम उदास मत हो। वो देखो, दूर देखो, और भी दूर। एक दिन जमी आसमां एक हो जाते हैं। इंडिका, तुम भी ज़्यादा खुश ना हो। गौर से देखो, जमी तो वही है, आसमां ही झुकता जा रहा है। हरिंदर जी, आप तो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ आसमां कौन है और जमी कौन है? आर्थिक असमानता के शीर्ष पे बैठे चंद कारपोरेट्स आसमां हैं, तो आर्थिक विषमताओं का दंश झेल रहे महंगाई, मंदी, बेरोजगारी का वह धरातल ज़्यादातर लोग। अरे जोशी जी, आप कब आए? नायक महोदय बस अभी अभी। तो आपने भी प्ले सुन लिया होगा। हाँ बिल्कुल। तो जोशी जी, एक बात बताएं, यहाँ दूर देखने की क्या बात है और आसमां जमी एक होने से क्या मतलब है? नायक महोदय, दूर हम आगे भविष्य में भी देख सकते हैं और अतीत में भी। हाँ, अगर अतीत में देख लें तो भविष्य में जो दिक्कतें आने वाली हैं उनसे बचा जरूर जा सकता है। ज़रा विस्तार से समझाएं जोशी जी, आपकी बात तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ठीक आज जैसी परिस्थितियाँ 1929 के ग्रेट डिप्रेशंस में भी उभरी थी। तब भी 1% लोगों के पास 40% वेल्थ हो गई थी। और आज जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है अभी अभी, उसमें भी यही चीज़ें हो रही हैं। तब तो रेगुलेशन नहीं था मार्केट में। आज रेगुलेशंस जो भी हैं, या तो उनको बाईपास कर दिया जाता है, या तो जो इम्प्लीमेंट होते हैं या पॉलिसीज़ इस तरह होती हैं कि वो ट्रिकल डाउन की जगह और असमानता बढ़ा ही देती हैं। मसलन इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो डायरेक्ट टैक्सेस के रेशियोस में बढ़ना। तो हम और भी विस्तार से समझाइए। हरजिंदर जी, अब आप बोलिए। इतनी विषमताएं जब बढ़ जाएंगी तो कंज्यूमर के पास खरीदने के लिए जो स्पेंडिंग पावर है वो भी तो कम होगी। और जब ज़्यादातर जो भी कारोबार है वह 1929 में भी कुछ 100 कंपनियों 200 कंपनियों के पास ही रह गया था। कल ही वर्ल्ड हिस्ट्री की रिपोर्ट देख रहा था, और ऐसी स्थिति आने वाली है या आ ही गई है। तो इस मोनोपोली में जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं सारा सिस्टम वो ऊपर की ओर ही भाग जाता है। तो महंगाई के हिसाब से जो वेजेस बढ़नी चाहिए वो उतनी बढ़ती नहीं है, और ये असमानता बढ़ती जाती है। तो कंज्यूमर डिमांड भी तो कम होगी। तो उससे क्या होगा हरजिंदर जी? उससे ये होगा कि प्रोडक्शन बाद में फिर स्थिर होने लगता है, फिर आगे चल के वो घटने लगता है, और चीज़ें बेसिक्स की तरफ जाने लगती हैं। और वहीं कंज्यूमर नॉन बेसिक खर्चे को कम करने लगता है, जिनके पास जो कुछ भी बचा है। इन स्थितियों में प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है मार्केट में वो भी कम होने लगती है, कमी होने लगती है, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अब सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब ब्याज दरें बढ़ाती हैं तो भी कंज्यूमर और उसको फिर उसके लिए और ख़र्चा करना मुश्किल हो जाता है। और उधर जो प्रोडक्शन रुकने से जो भी लोन और कॉर्पोरेट्स लिए रहते हैं और ब्याज दरें बढ़ने से उस पे भी जो रिटर्न उनको देना रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका हल क्या है जोशी जी?
इसका हल तो तभी हो सकता है जब कंज्यूमर के पास पैसे आएं, और वो तभी आएंगे जब उनको रोज़गार मिले। रोज़गार तभी मिलेगा जब प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन हो भी जाए तो उस प्रोडक्शन को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर हो, मतलब उनके पास पैसे हो उसको सस्टेन करने के लिए। तो ये पूरा जो साइकिल है ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। कंज्यूमर धीरे धीरे बेरोज़गार होते होते उनकी जो पावर होती है घटती जाती है, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अब इन्वेस्टमेंट करने से बचते, जो उनको बचा है उन्हीं को बचाने में रह जाते हैं। अंत में बेसिक्स पे आने पर, नॉन सोफिस्टिकेटेड मार्केट से मार्केट, जो बेसिक मार्केट पे आने पर कंज्यूमर ज़्यादा होता भी नहीं है उनके पास, बेरोज़गार जनता के पास तो ज़्यादा लूज करने को नहीं है। बहुत दिक्कतें हुई तो राम राम का सहारा है। और जिनके पास बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जब फैक्ट्रियाँ बड़े पैमाने पे बंद होने लगती हैं तो वो औंधे मुँह गिरने भी लगते हैं। शायद इसी को हम कहते हैं कि ज़मीन तो लगभग वही है, आसमां ही झुकने लगता है लॉन्ग रन पे। पर हरजिंदर जी, कल की परिस्थितियों, 1929 परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में क्या कोई फ़र्क नहीं है? फ़र्क क्लाइमेट चेंज का भी है। क्लाइमेट चेंज की मार अब और अधिक है, और वो सस्टेनेबल है वो मार। तब तो रेत का तूफ़ान, तब भी क्लाइमेट चेंज की मार उस समय पड़ गई थी वर्ल्ड हिस्ट्री की रिपोर्ट में, जो रेत का तूफ़ान आ गया था। पर अब जो है ये अलग अलग तरह से जो बर्फ़ के तूफ़ान, और कभी बारिश, असमय बारिश होना, भयानक सूखा पड़ जाना, तो ये और तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ें ये हो रही हैं कि स्वयं गवर्नमेंट्स के पास इसको कंट्रोल करने के लिए, इंटरवेंशन करने के लिए, जो उनके खुद के एसेट्स हैं, जो खुद वो मार्केट से धीरे धीरे बैक हो रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास भी क्या ऑप्शन बचता है। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्ते।